दोस्तों, म्यांमार देश से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। म्यांमार देश की सबसे बड़ी सिटी यांगोन या रंगून में अपने होटल से मैं चेकआउट करके नीचे जाने लग रहा हूँ क्योंकि टैक्सी करा ली है मैंने अभी एयरपोर्ट की। और एयरपोर्ट अपन किस लिए जा रहे हैं? एक नई कंट्री जाने के लिए। अलविदा कहते हैं अपने कमरे को। ये अपना कमरा था जिधर अपन रुके थे म्यांमार देश में। ये निकाल ली चाबी। चलो, वक्त हो गए एग्जैक्टली सुबह के 6:30 और एग्जैक्टली 8:30 यानी कि 8:30 पे मेरी फ्लाइट यहाँ यांगोन से बैंकॉक की। पर बैंकॉक मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वहां से फिर मेरी बाद में दिन में एक और फ्लाइट है कंबोडिया देश की, क्योंकि मुझे थाईलैंड अभी नहीं जाना था। पहले चौथी मंजिल पे अपने को कहाँ गया, ये रहा, कार्ड देना वापस। चेकआउट कर लिया अपन ने होटल से। और एक परेशानी है कि ना अपने पास टाइम तो कम है, वो तो है ही, चलो कोई नहीं। और एयरपोर्ट का रास्ता भी आधे घंटे का है, पर अपने को करेंसी भी एक्सचेंज करानी है। ये देखो, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो भी मैट्रिक सिस्टम फॉलो नहीं करते, यूएस, लाइबेरिया और म्यांमार। और हमेशा उल्टा चलता है म्यांमार, इधर ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है। यूएस में भी जैसे फर्स्ट फ्लोर होएगा ना, इधर भी फर्स्ट है फिर सेकंड है। अब फर्स्ट फ्लोर का मतलब इधर ग्राउंड फ्लोर ही है। अपने जैसे इंडिया में, यूरोप में जी लिखा होगा, पूरे वर्ल्ड में जी ही होएगा ग्राउंड, पर इधर फर्स्ट फ्लोर है जैसे यूएस में होता है। चलो, थैंक यू। ये आ गई भाई अपनी टैक्सी। हेलो, लेट मी सिट एट द फ्रंट। गुड मॉर्निंग, लेट्स गो एयरपोर्ट। पहली बात तो एक धोखा ये लग रहा है कि अपने होटल में ना अपना ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। इतना महंगा होटल कराया था, साथ में खाना तो खाते ही, पर वो 6:30 बजे स्टार्ट होता है और अपने को निकलना ही था 6:30 से पहले, तो क्योंकि 8:30 की फ्लाइट थी, तो वो खाते तो फ्लाइट छूटती। दूसरी समस्या क्या है कि अभी 6:35 हो गए, 8:30 पे मेरी 6:35 हो गए, 8:30 पे मेरी फ्लाइट है और मेरे को करेंसी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि म्यांमार इतना सस्ता देश है, मेरे से इनके पैसे ही नहीं खर्च हुए। मैंने पता नहीं इनकी लोकल करेंसी में 2 बार में निकलवाए थे, तो टोटल मान लो इंडिया के 10-12 हज़ार रुपए होंगे। पर भाई रोज मैं खुला खर्चा करता था, एकदम खुला। आपने देखा ही वीडियोस में, कार्ड मोस्टली जगह चलता है, नहीं तो कैश से पेमेंट होती थी। एक भी जगह मैंने कार्ड यूज नहीं करा इस देश में, पर मेरे से वो 10 से 12 हज़ार रुपए ही खर्च नहीं हुए इस देश में। और उसमें से मेरे ख्याल से अभी 70-80 US डॉलर के करीब मेरे पास रुपए बचे हुए हैं। मतलब अभी भी उसमें से 5,000 रुपए बच गए। भाई बहुत सस्ता देश है यार। मेरे ख्याल से अभी तक जिन भी देशों में उनमें से डेफिनेटली सबसे सस्ता होगा या फिर टॉप 3 में तो होगा ही होगा। और मैंने सुना है जहाँ अपन अब जाने लग रहे हैं कंबोडिया, वो भी काफी सस्ता है। तो अब निकल पड़े भाई होटल से। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता एयरपोर्ट और 25 मिनट और दिखा रहा है गूगल मैप्स। और ये है कुछ गाड़ी की कंडीशन, हमेशा की तरह थोड़ी पुरानी गाड़ी आती है। ग्रैब ऐप चलती है यहाँ पे, टैक्सी की है ये देखो, पर कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, कैश से ही होगी। ये जो कैश अपना बच गया ना, बस मेरे को इसकी टेंशन है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी और देश में ये चेंज होएगा जल्दी से म्यांमार की करेंसी, क्योंकि थोड़ा है इनकी करेंसी का चक्कर। ब्लैक मार्केट के भी अलग रेट मिलते हैं, एक ऑफिशियल बैंक रेट अलग है। तो इधर एयरपोर्ट पे होगी तो होगी। और एयरपोर्ट पे भी जो मैंने देखी थी करेंसी एक्सचेंज, उसका खुलने का टाइम ही 8 बजे दिखा रहा है। 8 बजे तो अपन फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पे होंगे और वो अराइवल पे थी करेंसी एक्सचेंज। अब पता नहीं कोई और खुली मिल गई तो ठीक है, नहीं है अपना नुकसान हो जाएगा, चेंज नहीं हो पाएंगे। पता नहीं फिर बैंकॉक एयरपोर्ट पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे आ रहे थे ना, तो पीछे खूब सारे फौजी खड़े थे, फौजी ने रोका और भाई ने अपना वो पकड़ा है उनके हाथ में, वो जो एक सबसे जरूरी कागजात होता है जब भी आप गाड़ी चलाते हो, तो वो पकड़ा है। और उसके साथ साथ ही कुछ पैसे भी छुपा के पकड़ा दिए और उन्होंने वो रख ली। मैं बोला ये देने पड़ते हैं? बोला हाँ ये देने पड़ते, नहीं है रख लेंगे मेरा। ये आ गया भाई अपना डिपार्चर, पहुंचते हैं सही 7 बजे एग्जैक्टली। 1.5 घंटे में तो फ्लाइट उठ जाएगी। कोई मनी एक्सचेंज भी ढूंढनी है। फिनिश हाउ मच? 10,000. 10,000. 18,000. हर बार ही 4,000 बिल आता है। मेरा आदत होगी तो 5,000 निकाल के रखने की। भूल गया था भी तो रिपोर्ट आया। नो कीप इट, इट्स ओके। 25,000. Okay, Jason, thank you very much. थैंक यू सो मच, गुड बाय। Bye. 18,200 आया था इनकी करेंसी में लोकल अपना बिल एयरपोर्ट तक का। मैंने 25,000 ही दे दिए। पहले पैसे पहले ही नहीं खत्म होने लग रहे इस देश के अपने से। मतलब इनकी करेंसी कन्वर्ट करोगे ना तो यूँ मान लो ऑफिशियल रेट देखोगे तो 1 इंडियन रुपये में इनकी 38 चार्ट है। अब उसकी स्पेलिंग KYAT होती है, लेकिन उसे प्रोनाउंस चार्ट करते हैं। और 1 US डॉलर में 3300 चार्ट है। पर इधर आगे जब आप चेंज कराओगे तो आपको 4,500 पौने 5,000 चार्ट तक मिल जाते हैं। अगर 1 डॉलर में अपन 4,000 भी माने तो 18,000 यानी कि 4.5 डॉलर का बिल आया था सिर्फ। और उसे फिर मैंने यूँ मान लो 6 डॉलर दे दिए। अब 6 डॉलर कितने, 500 रुपये भी नहीं होंगे शायद इंडिया के पूरे शहर से यहाँ पे आगे। चलो डिपार्चर में घुसते हैं। अंदर आ गए अपन, गेट पे बैग चेक करा के। ये है अपनी एयर एशिया 8.5 वाली C8 से 11 लेन में।
सी 8 से 11, ये तो EF उधर होगी। ये आ गया C काउंटर एयर एशिया का, इधर बैग ड्रॉप कर देते हैं अपना। आजकल वैसे एयर एशिया वाले मशीन लगाते हैं हर जगह बोर्डिंग पास प्रिंट करने के लिए और बैग टैग प्रिंट करने के लिए। इधर नहीं दिखी मेरे को एयरपोर्ट पे। हो गया भाई 2 मिनट में काम हो गया, अपने को बोर्डिंग पास मिल गया। अब अपना अगला काम है करेंसी एक्सचेंज ढूंढना, काश कोई खुली मिल जाए ताकि अपन इसके बदले US डॉलर्स ले ले। और उसके बाद बैग में पानी पड़ा है मेरे और दूध पड़ा है, वो पी लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी में वो ले जाने नहीं देंगे आगे। डिपार्चर पे 1-2 रेस्टोरेंट्स है वैसे इधर, ये इनका KFC वगैरह और ये, पर अपन को तो भूख नहीं है। अपन चल पड़े भाई वापस अराइवल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काउंटर था। मैंने उनसे पूछा कि इस टाइम कोई करेंसी एक्सचेंज मिलेगी, तो बोल रहे गेट नंबर 7 पे चले जाओ। ये देखो ये अराइवल वाला पार्ट है। जब अपन आए थे तब इधर खूब भीड़ थी उस दिन, क्योंकि फ़्लाइट लैंड करी थी। अभी ये बंद ही पड़ी है सारी दुकानें, 8 भी नहीं बजे, क्योंकि अभी तो 7:15 हुए, 7:13। ये है भाई अपने पास 2,40,000, जबकि मैंने सोविनियर के तौर पे कुछ और बचा के रख भी लिए अपने पास। तो भी 2,40,000 चार्ट बच गए अपने पास जो चेंज कराने हैं US डॉलर में। रास्ते में एक सिपाही ने रोका था, बोला कहाँ जा रहा है, यहाँ अराइवल बंद है। तो मैं बोला भाई पैसे चेंज कराने हैं। तो उसने पैसे गिने, फिर बोला कि भाई इधर चले जाओ, एक खुली मिलेगी। और ये देखो खुली है, चलो किस्मत अपनी अच्छी है। भाई मजबूरी में अपना नुकसान तो हो गया लास्ट मोमेंट पे। ये देखो ये मिले थाईलैंड के बात, क्योंकि US डॉलर इनके पास थे नहीं। मेरे को पक्का पता है थे, पर ये देने से मना कर रहे होंगे। तो मैं जैसे ही गया ना कि भी मेरे को पैसे चेंज कराने बदले में US डॉलर दे दो, उन्होंने कह दिया है ही नहीं हमारे पास। तो देखो दराज वगैरह दिखाने लगे कि पड़े ही नहीं। पड़े होंगे यार, क्योंकि ब्लैक मार्केट रेट चलता है ना यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, इसलिए US डॉलर देते नहीं होंगे। क्योंकि US डॉलर के बदले लोकल करेंसी तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन अब लोग वापस चेंज कराएंगे तो ऑफिशियल रेट पे ही चेंज कराएंगे। मान लो कि भाई 1 US डॉलर में 3300 चार्ट है इनकी करेंसी। अब जो इंसान है वो ब्लैक मार्केट से ले लेगा 4,500-5 हज़ार $1 के बदले। अब वो जाके वापस 3300-3400 देगा और कहेगा मेरे को 1 US डॉलर दे दो, तो उस इंसान का तो फायदा और इनका करेंसी एक्सचेंज वालों का नुकसान है, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा अधिक लोकल करेंसी ने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए ना एक गंदा सा रेट लगा के और करेंसी फिर भी दे देते हैं। तो मैं बोला मेरे को थाईलैंड की दे दो जो भी पड़ी हो, तो उसने मेरे को थाईलैंड की दे दी। अब मेरे को थाईलैंड की मिलनी तो ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि थाईलैंड की करेंसी बात में मेरे ख्याल से अपने पास जितने यहाँ की लोकल करेंसी थी ना, मेरे को 2,500 बात मिलने चाहिए थे, पर मेरे को मिले 1,770 बात। तो मतलब अपना इंडिया का 1,500-2,000 का नुकसान हुआ है। 3,500 ही मिले, पर एटलीस्ट कुछ तो मिला, बाद में ये भी ना मिलते। हालांकि अपनी डेस्टिनेशन थाईलैंड नहीं है, बात अभी अपने किसी यूज़ की नहीं है, क्योंकि कंबोडिया में US डॉलर चलते हैं। अगर आप फॉरेन कार्ड डालोगे तो US डॉलर ही निकलेंगे कंबोडिया में और चलते हर जगह। पर बाद में कभी जाना हो जाएगा, कभी ना कभी तो काम आएंगे। यहाँ वाली तो क्या पता इतनी इन्फ्लेट हो जाए बाद में कोई कीमत ही ना बचे उनकी। चलो सारी चीज़ें होगी भाई, अपनी इमिग्रेशन होगी और सिक्योरिटी चेक भी हो गया। वक्त अभी भी बचा है, 8:30 की फ़्लाइट है, 7:33 हुआ है। 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगी 7:50 पे। और कुछ नहीं, पानी खाली कर दी थी बोतल, दूध था वो पी लिया था। सिक्योरिटी पे एक लड़की अपनी घड़ी भूल गई थी ट्रे में, मेरी नज़र पड़ गई, मैं उठा के भाग के उस लड़की वो उसकी घड़ी दे आया। ये आ गया ड्यूटी फ्री, चलो बोर्डिंग गेट पे। बाकी एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ सिक्योरिटी चेक पे। जब मैं खड़ा था ना, मेरे को अलग से बुलाया उन्होंने तलाशी लेने के लिए, पता नहीं क्यों, पर तलाशी लेके फिर बोले जाओ अब सोवेनियर। फ्रिज मैग्नेट देख लेते हैं, कहीं मिल रही होगी तो ले लेंगे। ये रखी खूब सारी मैग्नेट्स भाई, 5 US डॉलर की, 400 रुपये की। इस देश के हिसाब से इतनी ज़्यादा महंगी है। अपन बाहर लेते ना, अपने को 150 रुपये की मिलती शहर में, पर शहर में दिखी नहीं थी अपने को मैग्नेट, तो ले ही लेते हैं। अब तो एक तो ले ही चलते हैं। ले लिए फ्रिज मैग्नेट अपन ने 5 डॉलर की। मेरे पास एक 20 डॉलर का पुराना नोट था, वो इस देश में चला नहीं था कहीं और करेंसी एक्सचेंज के लिए, इन्होंने ले लिया, लेकिन बदले में 15 डॉलर दे दिया। इस एयरपोर्ट का अराइवल देख के जब मैं लैंड हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था डिपार्चर वाला एरिया इतना बड़ा होगा। काफ़ी चल ली यार, मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को बिल्कुल भी इतनी। इधर और सोवेनियर शॉप है एक, कमाल ही हो गया। गेट्स अभी तक नहीं आए और नीचे जाना है भाई। यहाँ पे भी एक कैफे सा है डिपार्चर गेट पे, उधर एक और दुकान, एक इधर और ये है गेट्स। अपना है 3 नंबर, 1 से 6 उधर है। 11 गेट है क्या टोटल, हो सकता है और भी हो, पर शायद 11 ही होंगे। अब मेरे को गेट नहीं मिलने लग रहा है इनका, शायद नीचे जाके है। नहीं, ये रहा सबसे लास्ट में है। मतलब 1 से 6 गेट्स इधर थे, पर 3 नंबर सबसे लास्ट में। 5 आ गया, 6 आ गया, 3 सबसे आखिर में है, 4 यहाँ पे है, 1 और 2 नीचे जा गया। थोड़े अजीब से थे, कन्फ्यूजिंग। वो रहा सामने 3 नंबर, पर उधर तो कोई दिख ही नहीं रहा। भाई पागल हूँ मैं भी। अपना गेट 7 है, 3 नहीं था, जोन 3 था। पढ़ के मैंने सोचा गेट 3 होगा। ये तो होता है भाई, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करने लग जाओ ना
तो आप उसे बहुत कैजुअली लेने लग जाते हो और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो जैसे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट में। मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देता हूँ कभी कभी। तो ये अब आ गया गेट 7, लेकिन मेरे को तो इधर भी कोई नहीं दिख रहा यार। अपनी छूट तो नहीं की, टाइम तो नहीं हुआ वैसे। नहीं, ये सारे लोग शायद उसी के लिए बैठे। अभी 7:45 हुए हैं, 7:50 की बोर्डिंग थी। ये सही है। अनफॉर्चुनेटली अपनी सीट तो बीच की है मिडल की, पर कोई नहीं, 1 घंटे की फ़्लाइट है, 1.25 घंटे की शायद होगी भाई बोर्डिंग स्टार्ट फाइनली। लगते हैं भाई लाइन में।ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติการเดินอากาศขอขอบ बैंकॉक लैंड हो गए भाई, और सबसे गंदा काम ये लगता है फ्लाइट से उतरती है बस में चढ़ो दोबारा टर्मिनल जाने के लिए। मेरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और सेम PNR पे नहीं है मेरी अगली फ़्लाइट, तो पहले बैग लेना पड़ेगा, इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। जैसा मैं बता रहा था, वैसे तो भी मेरी एक और फ़्लाइट है यहाँ से कंबोडिया की, लेकिन मैं ट्रांसफ़र में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बैग यहाँ पे उतरेगा, सीधा मेरे को कंबोडिया नहीं मिलने वाला, अलग PNR पे वो फ़्लाइट मेरी। तो मेरे को पहले इमिग्रेशन क्लियर करके थाईलैंड एंटर होना पड़ेगा, बैगेज बेल्ट से बैग उठा के दोबारा चेक इन करना पड़ेगा अपनी एयर एशिया की अगली फ़्लाइट कंबोडिया के लिए। और वीज़ा मेरे ख्याल से हटा रखा है, अभी वीज़ा की तो ज़रूरत है नहीं शायद, 2024 में इन दिनों एग्जाम्प्ट कर रखा है थाईलैंड ने। भाई इमिग्रेशन भी होगी जगह जगह, नो फोटोज़ नो वीडियोज़ की इतने साइन लगे हुए थे, तो मैंने बंद कर दिया था कैमरा। ये रही अपनी फ़्लाइट, अपना 5 नंबर बेल्ट पे आएगा, यांगोन 10:15 वाली। बैंकॉक एयरपोर्ट पे मेरा दूसरी बार ही है, लेकिन थाईलैंड देश में अब तक मैं बाहर नहीं गया। एक बार पहले आया था मैं पिछले साल जब ताइवान जा रहा था, तब भी एयरपोर्ट से ट्रांजिट किया था। और इमिग्रेशन से पहले ना इतने साइंस लगे हुए थे कि भी फ़ोटो नहीं लेनी, वीडियो नहीं लेनी, पता नहीं कम से कम 100 से ऊपर साइन लगे होंगे। फिर मैंने बंद कर दिया था फ़ोन। उसके बाद इमिग्रेशन आ गई थी तभी तुरंत, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा स्टैम्प मार दी, 3 महीने का वीज़ा दे दिया और ना कोई फीस थी, फ्री एंट्री, खाली पड़ी थी। और इमिग्रेशन सिर्फ यूँ पूछा था स्टैम्प मारते टाइम कितने दिन रुकोगे, मैं बोला मैं तो आज ही जा रहा हूँ, फिर भी 3 महीने की स्टैम्प मार दी। कमाल है, बिल्कुल ही सिंपल कर रखा है थाईलैंड ने तो इंडिया के लिए। पर मुझे नहीं लगता मैं बाहर जाऊँगा एयरपोर्ट से, क्योंकि थाईलैंड मेरा हमेशा से यूँ था कि हर इंडियन ना बहुत आसानी से पहुँच जाते मुँह उठा के सारे थाईलैंड, तो मेरा कभी मन नहीं करता था थाईलैंड जाने का। अभी मेरी 96-97 कंट्रीज़ होगी, तो मैंने सोच रखा है कि पहले एक बार 100 देश हो जाए ना तो ही जाऊँगा थाईलैंड, या फिर 100वीं कंट्री चला जाऊँगा। इसलिए मैं एक्सप्लोर करने का भी मेरा मन नहीं करता थाईलैंड का। 5 नंबर बेल्ट भी आ गई और भाई फटाफट तुरंत हो गया आज तो सारे काम यार। ये देखो अपना बैग भी आ गया। अपनी फ़्लाइट लैंड होनी थी 10:15 बजे, 10:10 पे होगी सुबह लैंड, और अभी वक्त हुआ है 10:27। ट्रॉली ले ही लेते हैं आज तो। लो, वैसे तो बैग पैक है अपने, पर कोई नहीं, एयरपोर्ट पे ही बिताने अभी कुछ घंटे। अपन टर्मिनल 1 पे लैंड हुए हैं बैंकॉक एयरपोर्ट की, और अगली फ़्लाइट भी टर्मिनल 1 से ही है अपनी। अगली मेरी ख्याल 1:00 पे है, तो भी 3 घंटे मेरे ख्याल अगली फ़्लाइट में, 2.5-3 घंटे होंगे ही। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे ना, प्लेन में घुसते हुए, निकलते हुए, प्लेन में बैठे हुए या एयरपोर्ट पे घूमते हुए एशिया में लोग मेरे को बहुत ऐसी अजीब नज़रों से देखते हैं, पता नहीं क्यों। आगे वही बाहर अराइवल पे, अब अपने को जाना है डिपार्चर पे, जाके बोर्डिंग पास लेना है अगली फ़्लाइट का, एयर एशिया का ही। ट्रॉली लेके ना एकदम टूरिस्ट वाली फीलिंग आती है, मैंने तो रखी थी वापस। चलो डिपार्चर पर, ये क्या मतलब है भाई इसका, डिपार्चर सीधा का यहाँ बीच में जाऊँ। 11:15 हो गया और सही 1:30 बजे की फ़्लाइट है अपनी एग्जैक्ट, जैसे मैंने बताया एयर एशिया की। आगे फाइनली अपन डिपार्चर पे एयर एशिया काउंटर ढूंढते हैं, बैग रखते हैं और एयरपोर्ट पे बैठ जाते ही 3 देर। अब देखते हैं भाई 13:20, 13:25, 13:30 यही होगी अपनी। अब ये लिखी ना चाइनीज़ में या थाई में रखा है, ये रही CM रीप 13:30। अपने हैं 1 और 2 रो। हालांकि कंबोडिया की कैपिटल तो पनोम पेन है, लेकिन अपन कैपिटल सिटी नहीं जा रहे, CM रीप जा रहे, जिधर अंकोर वाट टेम्पल और ज़्यादा पॉपुलर सिटी भी वही है, उधर ही जाते हैं मोस्टली टूरिस्ट।
अपन माइक्रोनेशिया गए थे जब देश, पिछले साल पैसिफिक में जब थे, उनकी भी सिटी थी फोम फे, इनकी है प्नोम पेन। दोनों सिमिलर सी है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। बाप रे, देखना कितनी भीड़ लगी हुई है एयर एशिया वाले पे, 2 नंबर पे। हे भगवान, 1 और 2 दोनों नंबर देख लो। हद होगी, पूरे एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ अपने वाले भी है। अपना चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास ले लिया और बैग अपन ने बैगेज ड्रॉप ऑफ पे डाल दिया। और जब मैं चेक इन काउंटर पे गया ना, उन्होंने मेरे से पूछा भाई कब तक हो वहाँ पे। मैं बोला पता नहीं। बोले वहाँ से बाहर निकलने की टिकट, यहाँ से मैं कम्बोडिया जा रहा हूँ। बोले कम्बोडिया से एग्जिट की टिकट। मैं बोला नहीं है। बोले कैसे जाओगे फिर? मैं बोला मैं तो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से वियतनाम जाऊँगा। फिर वो बोले आपने फ़्लाइट वगैरह कुछ नहीं करा रखी? मैं बोला नहीं, 2-3 दिन रुक के आगे जाऊँगा। फिर कम्बोडिया मैंने एक हॉस्टल बुक करा रखा था, उसकी बुकिंग दिखा दी। और वियतनाम का मेरा वीज़ा आया हुआ था, ई वीज़ा था। तो मतलब मेरे पास ई वीज़ा भी, अगर आपको वो देखना हो तो। पर आप लोग मेरी तरह मत करना, बुकिंग करा के जाना एक डमी फ़्लाइट टिकट, क्योंकि आजकल एयरलाइंस की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होगी। तो मैं तो ऐसे ही निकल पड़ता हूँ। आप लोग ऐसे मत करना, बैकअप के तौर पे एक फ़्लाइट टिकट करा ही लेना, वो बाद में कैंसिल करा दिया करो, पर एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए। सारी चीज़ हो गई अपनी, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अब मैं जाने लग रहा हूँ गेट्स की तरफ। ये देखो सामने 1 से 6 नंबर है अपना गेट, तो अपने भी जाना है। बाकी मैं तो सोच रहा था कि एयरपोर्ट पे इंडियन दिखेंगे, मतलब दिख रहे हैं पर इतने नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अब की बार भी लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली बीच वाली ही सीट दे दी, पर कोई नहीं है, 1 ही घंटे की फ्लाइट है अभी। अपना गेट इधर है नीचे आगे, बोरिंग सा गेट है अपना। तो ऊपर वाला एरिया मस्त चकाचौंध थी। बोर्डिंग हो गया फाइनली स्टार्ट। वक्त हो गया एग्जैक्टली 1 बजे, 1:30 बजे की अपनी फ़्लाइट थी। अभी तो बहुत भीड़ लग रही है यार, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। बस में लेके जाएंगे फिर से, बस वाला काम गंदा यार। भाई लग ही नहीं रहा है एशिया में हूँ फिलहाल, यूँ लग रहा है यूरोप में आ गए। इतने टूरिस्ट, इतने गोरे, इतने टूरिस्ट। चलो फाइनली उतरते हैं बाहर। बहुत ही टूरिस्ट ही शहर लग रहा है भाई मेरे को तो, ये हद से ज़्यादा। सिर्फ गोरे। एक इंडियन दिखा था मेरे को फ्लाइट में, बस जब मैं फ्लाइट में घुस रहा था मेरी तरफ घूर रहा था, और फिर फ़ोन देख रहा अपना, फिर मेरी तरफ घूर रहा। जब मैं फ्लाइट में अंदर घुसने लग रहा, वो बैठा था सीट पर, बैठा मेरे को देख रहा था। मैं समझ गया था ये मेरे को पहचान गया, बस कंफर्म कर रहा है कि वही होगा। मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाता है, बार बार फ़ोन में देख रहा, फिर मेरी तरफ देख रहा। बारिश का मौसम है, इधर भी देखो गिल्ला हो रखा है सारा। चलते हैं बैगेज क्लेम पे और इमिग्रेशन पे। जहाँ तक मैंने सुना है, बाकी वीज़ा ऑन अराइवल है अपने लिए इंडियंस के लिए भी $50 का शायद। अभी जो भी होगा आपको बता दूंगा। और ना ये वीज़ा देने से पहले कैश मांगते हैं, मतलब दिखाने पड़ते ही नहीं कैश कि आपके पास $US कैश कितना है। शायद $500 मिनिमम दिखाने होते हैं। 1F पे जाना है अपने को ऑन अराइवल लेने के लिए। ये वीज़ा फॉर्म दे दिया भाई, इन्हें भरना है, भर के यहीं जमा कराना है वीज़ा के लिए। बहुत देर लगी यार एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे, मतलब सड़क ही नहीं रहे थे लोग। बताऊंगा सारी कहानी, कैसे वीज़ा लिया, क्या कुछ हुआ। पहले बैग लेते हैं अपना, पूरा बैग। लास्ट में ही आया हूँ मैं ऑलमोस्ट, सबके जा चुके थे बैग। ये मेरे ख्याल किसी और एयरलाइन के आगे दोबारा लैंड हो गए भाई। सीधा गए इमिग्रेशन पे, आपने देखा। उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल था, गोरों के लिए भी था, यूरोपियंस के लिए भी, सभी ले रहे थे वीज़ा ऑन अराइवल। पर ये चीज़ अच्छी है कि भी इनके लिए भी और अपने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था। $30 फीस थी, मुझे लग रहा था 50 है, 50 नहीं थी, $30 थी। और डॉलर में ही पे करना था, कैश में, कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते थे। और मैंने उसे दिया पहले थोड़ा पुराना नोट $1 का, तो वो वापस कर दिया, बोले नए वाला नोट दो। तो नया $1 का 100 का नोट दिया मैंने। फिर उसने ये तो वीज़ा के पैसे पे करते टाइम की बात है, इससे पहले पासपोर्ट भी चेक करा था। 4-5 काउंटर थे, पहले काउंटर पे अपना पासपोर्ट पकड़ाओ, वो चेक करेंगे, फिर अगले काउंटर पे देंगे, फिर उधर जाके पैसे पे करो, फिर उससे अगले काउंटर पे। ऐसे 3-4 काउंटर थे। तो सबसे पहले काउंटर पे यूरोपियंस का तो कुछ भी नहीं देख रहे, सीधा पासपोर्ट लेके सेकंड काउंटर पे दे रहे। अब मेरा इंडियन पासपोर्ट था, तो उन्होंने थोड़ा देखा भी कहाँ गया हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री। मेरा पासपोर्ट भी नहीं आया था, इस पर ज़्यादा स्टैम्प्स भी नहीं है।
पर न्यूजीलैंड वगैरह की स्टैम्प्स थी और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ इन दिनों, तो इन देशों की स्टैम्प्स थी। तो वो देख के ध्यान से देखे लेकिन सारे पेज, फिर एंड में वो मान गई और अगले काउंटर पे दे दिया। $30 लगे, 1 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा मिल गया। फिर उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन लगी, उधर थोड़ी भीड़ हो गई थी तो उधर थोड़ा टाइम लग गया। बाकी वीज़ा के लिए एक वो अराइवल फॉर्म भी भरवाया था जो मैंने आपको दिखाया था, और वो फॉर्म ना भरवा के स्टेपल कर दिया पासपोर्ट में इमिग्रेशन वाली ने, पता नहीं सबकी स्टेपल कर रही थी और क्या चक्कर है। पर पैसे मांगे नहीं, जैसे मैंने सुना था कि भी चेक भी करते हैं, आपके पास $500 कैश होना चाहिए, शायद लैंड बॉर्डर पे करते हो। एयरपोर्ट पे तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा, एक सवाल नहीं पूछा, बस अराइवल फॉर्म में जो भरा ठीक है, वीज़ा भी इशू कर दिया, फिर इमिग्रेशन भी क्लियर होगी। अब मेरे पास है $, इधर मैंने सुना है फॉरेन कार्ड से अगर पैसे निकलाओगे तो $, ही निकलेंगे, और इनकी करेंसी है लोकल कंबोडियन रियल, और $1 में 4000 कंबोडियन रियल होते हैं। आगे वही बाहर अराइवल्स पे, बाकी यार सीधा बैगेज के बाद कस्टम के बाहर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा अपन एयरपोर्ट के बाहर ही आ गए। बाहर की तरफ है दुकानें, है तो ATM हो रहा, ये कुछ सिम कार्ड की दुकानें। बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे भी ग्रैब ऐप चलती है टैक्सी की, तो अपन उससे टैक्सी बुक कर सकते हैं और कार्ड से पेमेंट हो रही है उधर उस ऐप में। जैसे म्यांमार में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती ग्रैब की ऐप, ऊबर की जगह यहाँ ग्रैब चलती है साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली कंट्रीज़ में, तो अपन कार्ड से पेमेंट करके पहुँच सकते हैं शहर। दिक्कत ये है कि यहाँ से ना शहर दूर है बहुत, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का सफ़र है गाड़ी में। और वैसे तो ये देश सस्ता है, पर टैक्सी उस हिसाब से अपने से ले लेगी 3-4 हज़ार रुपये यार इतनी दूर जाने के। तो ये 3 कंपनीज है भाई यहाँ सिम कार्ड की, कौन सा ले? इस पे लिखा रहा है बिगेस्ट कवरेज इन कम्बोडिया, इस पे लिखा रहा है बेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी इन कम्बोडिया, इस पे लिखा रहा है मोस्ट अवॉर्डेड मोबाइल नेटवर्क इन कम्बोडिया। तीनों के अपने अपने रीजंस है भाई। इतना कंफ्यूजिंग। भाई सिम कार्ड ले लिया और ना बस जा रही है यहाँ से, $8 में जाती है, टैक्सी लेगी $30-40, और बस 2 मिनट में निकलने वाली है, तो पहले बस में बैठता हूँ। सिम कार्ड पड़ा मेरे को $7 का, $5 का सिम और $2 ई सिम के एक्स्ट्रा चार्जेस थे, और जिसमें मुझे डाटा मिल गया 30 GB। चलो भाई आगे बैठ गया बस में, बस निकलने वाली थी 2 मिनट में, सही टाइम पे आ गया। $8 किया, $10 दिए थे मैंने, $2 वो वापस चेंज लेके आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया मैंने $10 दिए थे, तो $2 के बदले मेरे को देंगे लोकल करेंसी कंबोडियन रियल 8000 देंगे, मतलब $1 में 4000। ये ऐसे इनके नोट दिखते हैं कुछ, बढ़िया है करेंसी तो, करारे नोट और बिल्कुल नए। ये आ गया वही बस स्टॉप, और ये भाई बैठे थे मेरे साथ, मेरी होगी इनसे दोस्ती। व्हाट्स योर नेम? बनाए भाई, चलो। ओहो नीचे पटक रखा है तो अलग से बेचारा। भाई मैं बस से उतरती, मेरा प्लान तो था पैदल चलने का, पैदल चलते अपन, वही है एक्सरसाइज भी हो जाती है, और बारिश पे भी रुकी, वैसे तो बारिश आने लग रही थी, मेनू था बारिश होगी तो अपन टैक्सी या टुक ले लेंगे, वरना पैदल चलेंगे। पर ये भाई यार बहुत फ्रेंडली थे। हेलो टुक मैं बस से उतरा तो बोलने की भी चले आपको छोड़ाता हूँ मैं बोला नहीं मैं तो पैदल जाऊँगा, आप चिंता ना करो। तो बोलने की नहीं देख लो, अगर आपको छोड़ना है तो मैं $1 में पूरे शहर में कहीं भी छोड़ दूंगा। मैं बोला $1 में इतना सस्ता? In Siem Reap, tuk is very best, very cheap। ओके मैं बोला $1 में कहीं भी छोड़ दो, बोला मैं बोला तो मेरे को करो फेनोम फैन छोड़ दो, जो इनकी कैपिटल सिटी है यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर। बोला नहीं इसी शहर में छोड़ सकता हूँ जी। मैं बोला चलो छोड़ दो फिर। $1 यानी कि इनकी करेंसी के 4000 हो गए रियल, और अपने इंडिया के हो गए भाई 80-85 रुपये। ठीक है, इनको भी थोड़ा काम मिल जाएगा। अपना भी आज दिन पूरा ही निकल गया ट्रैवलिंग में, बहुत ही ज़्यादा। तो पहुँचते हैं, आराम करते। टाइम बताऊँ क्या होगा? शाम के 5:15 हो रखे भाई, सुबह 5 बजे की उठे हुए, और रात को सोए भी नहीं थे ठीक से। हर बार ही हो जाता है ये ट्रैवलिंग में, सो तो मैं पा ही नहीं रहा। ट्रैवलिंग की वजह से ना मैं बता नहीं सकता, ट्रैवलिंग और इस यूट्यूब की वजह से इतनी मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लग रही है ना मैं न्यूट्रिशन ले पाता ठीक से। आज से कुछ खाया ही नहीं, ढंग का खाना एक बार भी नहीं लिया आज, ना सो पाता ढंग से। फिर जब सोने का टाइम आता है तब ये सारा काम हो जाता है, यूट्यूब की वीडियोस डालनी और करनी है। जब होटल पहुँचता हूँ बहुत रूटीन ख़राब हो रखा है। थैंक यू। rain, so I put the raincoat down. Oh, this is for the rain. Yes. When the rain. Amazing. Rain. Let's go. ये है भाई इधर की ई रिक्शा टुक कुछ कह लो। तो भाई वही आपने देखा यार, हर देश में एक तो टाइम जोन अलग है, तो बॉडी की फिर बॉडी क्लॉक चेंज हो जाती है, वो दोबारा एडजस्ट करो, फिर दोबारा ट्रैवलिंग बैग उठा के निकलो। एक तो पहले ही मैं एक्सरसाइज इतनी करता हूँ, ऊपर से पैदल चलना भी हो जाता है,
फिर भी मेरे को रेस्ट मिलता नहीं बॉडी को, ना न्यूट्रिशन मिलता। अब कल रात को भी मैं एक्सरसाइज करके सोया था, परसों रात को भी मन करता नहीं एक्सरसाइज करे बिना, और वैसे भी ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, फिर डाइट मिलती नहीं यार और ना रेस्ट हो पाता। तो यही परेशानी यार, देख लो सुबह से निकले हुए, एक बार भी ढंग का कुछ भी नहीं खाया। सुबह दूध पिया था बस वो। चलो कोई नहीं, अब बहुत रो लिया अपन, बहुत चुगली कर ली खुद की। ये देखो ये रहा वो बस स्टॉप जिधर बस थी अपनी, और ये पीछे रोड। मस्त लग रहा है ना यार ये शहर, मतलब अभी तक तो सही लग रहा है। और हर चीज़ इतनी सस्ती यार, मतलब 80 रुपये में भाई मेरे को वहाँ से हॉस्टल छोड़ाएगा। अपने इंडिया वाले रेट है, इंडिया वाले ही है यार। बताओ इंडिया के 500 रुपये में मुझे सिम कार्ड प्लस 30 GB डाटा मिल गया, प्लस 30 कॉल्स दूसरे नेटवर्क में, और इसी सेम नेटवर्क में 300 कॉल्स। सस्ता है यार। और अगर मैंने ई सिम नहीं लिया तो और कॉल्स भी ना ली होती तो मेरे को 45 से 50 GB डाटा मिल जाता है इंडिया के 300-400 रुपये में। आगे क्या यही है मेरे ख्याल हॉस्टल। रोक तो दी इसने, शाम का टाइम है ना तो जाम लगा हुआ है। इसी रोड पे है मेरा हॉस्टल। बाकी ये है अपना हॉस्टल, बाहर आ गए अपन, और ये खुल गई अपनी जाली। थैंक यू। इंडिया, यस। Very good movie here. I don't look Indian. Don't I look Indian? No, Where do I look from? look like because you are tall and have like a Beard. yeah. थैंक यू सो मच ब्रदर। चलो भाई चलते हैं, अंदर करते हैं चेक इन हॉस्टल में। ये देखो भाई बीचों बीच पूल है, हालांकि बारिश का मौसम पर अभी भी घुसे हुए गोरे पूल में नहा रहे खेल रहे। अभी मैं चेक इन कर रहा हूँ। आगे भाई हॉस्टल एलिवेटर में, बाहर पूल में गाने वाने बजा रखे, भीड़ इकट्ठी हो रही है। इनका पब क्रॉल वगैरह पता नहीं क्या क्या इवेंट 8 बजे स्टार्ट है। देखो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ये आसपास के सारे पब्स में जाएंगे जितने भी लोग रुके हुए पार्टी करने, दारू पीने। मेरा रूम है 314, खुल गया। अच्छा बड़ा हॉस्टल है यार, मतलब काफी प्राइवेट रूम्स थे इनके। मतलब मैंने ये देखो डॉर्म नहीं लिया, मैंने लिया मेरा प्राइवेट कमरा, क्योंकि मेरे को पता था यार थकावट होगी, अपने को नींद चाहिए बढ़िया, और रेस्ट हो नहीं पा रहा। रात भी मेरे ख्याल 2-3 घंटे ही सो पाया हूँ, हर रोज ऐसा होने लग रहा है। और अभी मैं चाहता था बाहर कुछ जाके खा लूँ, कुछ अच्छा मील मिल जाए। देखते एक बार बैग रखता हूँ। हिम्मत करके मैं निकल के तो आ गया। वैसे तो इनके नीचे हॉस्टल में भी था एक रेस्टोरेंट, पर सारे दारू पीने लग रहे थे और शोर हो रहा था, शांति में बैठना था। तो पास में एक हेल्दी खाने का रेस्टोरेंट ढूंढा है मैंने, उधर जाने लग रहा हूँ। 7 मिनट की वॉक है, 500 मीटर है। भाई छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी टूरिस्ट ही है। मतलब एक तरफ तो लोकल्स दिख रहे हैं एकदम ही, और जगह जगह अंग्रेज भी दिख रहे हैं, मतलब गोरे अंग्रेज नहीं सॉरी। ATMs में मोस्टली जर्मन्स, डच जो मैं देख पा रहा हूँ वही है जो अभी तक ज़्यादा लोग दिखे मेरे को, पर हर जगह फॉरेनर्स है। देखो ये इनकी मार्केट सी है, शायद मेन सिटी सेंटर ही है, अपने से काफ़ी नज़दीक है। आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरे को भी कितना अजीब लगने लग रहा है, क्योंकि मेरे को 1 घंटा हुआ है और ऑलरेडी मैं 2 लोग मेरे से लंबे देख चुका हूँ इधर, जबकि मैं एशिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। और म्यांमार में कोई भी नहीं था, ब्रूनेई में कोई भी नहीं था, क्योंकि टूरिस्ट जाते भी नहीं उधर। मलेशिया में मेरे को कुचिंग, बोर्नियो आइलैंड पे कोई भी नहीं दिखा। मतलब इतने दिन रहा हूँ मैं इन जगहों पे, फाइनली आगे 1 घंटा हुआ है अभी से। मतलब फॉरेनर्स थे ऑब्वियसली, डच लोग काफ़ी लंबे होते हैं, स्कैंडिनेवियंस, नॉर्थ जर्मन्स, तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने टूरिस्ट होंगे। मतलब होंगे तो ज़रूर मेरे से लंबे भी हर देश में ही, पर आप मेरे को नहीं टकरा कोई। मेरे कहने का मतलब ये है। इधर सी गया अपना भी न्यू लीफ ईटरी करके, इनमें से कोई सा है। और भाई बहुत सस्ता भी है ये ना शहर, अभी आप देख ही लोगे। जो मैंने कमरा भी कराया वो बेसिकली शायद सबसे महंगा प्राइवेट रूम था इस हॉस्टल में, वो भी मेरे ख्याल एक रात का $18-19 है। ये आ गया अपना, ये आके मैं अंदर बैठ गया था। और ये इनका मेन्यू था भाई, आप रेट देख लो, डॉलर में भी लिख रखा है, लोकल करेंसी में भी लिख रखा है ना, तो आपको आइडिया हो जाए। मैं बोला भाई दे दो कुछ हेल्दी सा मेरे को, कोई चावल के साथ चिकन ब्रेस्ट वगैरह दे दो। तो बोले ठीक है ला रहे। मैं बोला एक बार मेन्यू में दिखाना, मैंने सोचा वैसे एक बार रेट कंफर्म कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि भी बहुत महंगी हो। तो इन्होंने मेरे को दिखाया ये $1.75। मैंने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता इतना सस्ता। मेरे को लगा है किसी और ऑर्डर में ऐड करने लग रही है 1.75 और थोड़ी सी चिकन ब्रेस्ट और ऐड कर दी। मैं बोला नहीं मेरे को सिर्फ ये चाहिए। बोली हाँ सिर्फ 1.75 में आ जाएगा, साथ में क्या चाहिए बताओ, चावल चाहिए कौन से बताओ। मतलब इस कैफे में बैठ के
150 रुपये हुई है, 150 भी पूरे नहीं बनेंगे 150 रुपये में। ये आमतौर पे और जगह पे भाई 500-600 का आता है। 150 रुपये में बोला 2 ही ले आओ ज़्यादा खा लूँगा। और साथ में मैंने मंगा लिया एप्पल और कैरेट जूस। अगर आप और मेन कोर्स के भी रेट देखोगे तो देखो $3.25 $3.75 ये महंगा है। ये यहाँ का मेन खाना है इसलिए। पर मतलब देखो $3-4-5 में आ जाएगा खाने का पेट भर के आपका। मतलब बहुत दिन हो गए थे मैं वेज खाने लग रहा था, तो आज मैंने सोचा चिकन खा ही लेते हैं, प्रोटीन कम पड़ रहा है थोड़ा। ये ले आए जूस, मैंने सोचा इतना सही जूस जो मैंने मंगाया था, फिर पता चला तो वेलकम जूस है फ्री का। इसमें हरे पत्तों का टेस्ट आ रहा है, बढ़िया है भी। भाई साहब जूस देखना कितना बड़ा है, पूरी मिक्सर ही खाली कर लाए मेरी खाद, मज़ा आ जाएगा। भाई ये इतना सा सिर्फ $1.75 का है, कमाल हो गया यार ऐसे कैफे में। साथ में मैंने कोई डिप मंगवा ली, कोई चटनी वगैरह। अब खाते भाई, मर गया भूख से। खाना खा के आ गया और नींद से हालत ख़राब हो रखी है। जाके सोऊंगा, नहाऊंगा, लॉन्ड्री कराऊंगा सुबह, जब भी बुरी हालत हो रखी है भाई। वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।